जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। 2019 में आए कोविड पैंडेमिक के बाद लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई। कई ऐसे बिजनेसेस थे जो ठप पड़ गए। हमारे खुद के राज्य झारखंड में स्मॉल बिजनेसेस और लोकल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल और निराशा का सामना करना पड़ा। इस वक्त में रोशनी की किरण बनकर आए शुभम, जिन्होंने अपने वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के जरिए इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। वर्तमान में यह स्ट्रीट वेंडर्स और लोकल बिजनेसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें एम्पावर कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं। आज के हम अपने इस कार्यक्रम पे स्वागत करना चाहेंगे शुभम कुमार का और जानते हैं उनकी इस जर्नी की कहानी उनसे। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपका जो ये वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, तो वोकल फॉर लोकल रांची जो इनिशिएटिव है वो 3 मोटो पे काम करता है। पहला, एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर्स, जहाँ पे हम जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं गरीब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते हैं। एक ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं उनके बच्चों के लिए, जहाँ पे हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा है एम्पावरिंग स्टार्टअप्स। सो जितने भी, मैम एक कहावत है कि किसी को 2 वक्त की रोटी देने से अच्छा है उसको इस काबिल बना दे। बिल्कुल, ठीक है। तो इसी मोटो से मैंने ये शुरू किया कि एम्पावरिंग स्टार्टअप्स। सो द ओनली वे टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, ओके, टू गो लोकल, ओके, टू एम्पावर द स्टार्टअप्स। तो इसी मोटो पे हम रेगुलर बेसिस पे स्टार्टअप को प्रमोट करते। तीसरा है सर्विंग ह्यूमैनिटी। उसके तहत हम रेगुलर बेसिस पे फूड ड्राइव हो गया, क्लोथ ड्राइव हो गया, फॉर द जो अंडर प्रिविलेज स्लम्स के बच्चे होते हैं उनके लिए फेयर करवाना, या दिवाली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस पे। तो वोकल फॉर लोकल में एज ऑफ नाउ लाइक 2000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स पेंडिंग है। अच्छा। जो इस एनजीओ का पार्ट बनना चाहते हैं। एंड वी आर ए टीम ऑफ 140+ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स ऑफ रांची। बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि जब आप इस स्तर पर कोई काम शुरू करते हैं तो हमेशा से एक झिझक होती है कि क्या कैसे आगे लेके जाएंगे, लोगों का रिस्पांस होगा कि नहीं। तो आपके लिए इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम, मुझे जहाँ तक लगता है लाइफ में कि देयर आर 2 थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, कुछ भी। दैट इज़ फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकेंड कंसिस्टेंसी। सो बट इंटेंशन तो मतलब सोशल वर्क में काफ़ी पहले से हूँ, बहुत पहले से, स्कूल टाइम से ही। तो यहाँ जब मतलब मैं बैंगलोर में टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो कोविड के टाइम जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि सबका तो ठीक चल रहा है, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे लिए अच्छा ही हुआ, घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ। और स्ट्रीट वेंडर्स जो थे उनका आज 400 कमाएंगे तो उनका है कि 200 का वो होगा, 200 रुपये बच्चे, 100 में उनके बच्चे पढ़ेंगे और 100 उनके सेविंग्स में जाएगा। वो रेगुलर बेसिस पे ही उनका वो रहता है, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं रहती। तो बहुत चीज़ों को देखते हुए फिर हमारे पीएम सर ने स्पीच दिया था वोकल फॉर लोकल, और छोटे बिजनेसेस और एमएसएमई कंपनी को सपोर्ट करने का टाइम है। तो उसी मोटो पे आई हैव स्टार्टेड दिस। जैसा कि आपने कहा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और आज की अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारा जो पहला एक गोल होता है वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने लिए कर लेना है। उसके बाद आगे देखा जाएगा। सब कोई अपनी चिंता जताते हैं लेकिन बहुत कम ही होते हैं जो आगे आकर कुछ करना चाहते हैं। आपने ये स्टेप कैसे लिया और आपके लिए क्या प्रेरणा का कुछ स्रोत रहा? प्रेरणा तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि हर किसी का फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि आप अगर किसी का हेल्प करने के काबिल हो तो ज़रूर करें। और मैम, सर्टेनिटी नहीं है लाइफ की। अभी कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि लाइफ का 10 साल सिक्योर करना, 20 साल सिक्योर करना से अच्छा हम कल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सो बस कल का ही सोच के बैठा हूँ मैं, परसों का भी कुछ नहीं सोचा मैंने। मैम, जब आप इस प्रोग्राम को लेकर बाहर निकले लोगों तक, तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस रहा, या फिर बिकॉज आपको मैन पावर भी जुटाना होता है अलग अलग लेवल पे, तो किस तरीके से वो काम शुरू हुआ? कुछ नहीं किया मैम, बस अपना काम शुरू करते गया। ना ही मैंने किसी को बोला है कि आइए इस एनजीओ से जुड़ो, ना ही मैं आज बोलता हूँ कि आप आइए इस एनजीओ से जुड़िए। लोगों को काम अच्छा लगता है, लोग फॉर्म भरते हैं, उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, टीम बहुत बड़ी है, फिर उनको बुलाया जाता है इवेंट में, उनका बिहेवियर चेक किया जाता है, उसके बाद वो इस एनजीओ के पार्ट बनते हैं। अच्छा, तो ये एक प्रोसेस होता है सबको हायर करने के लिए। अभी कितने लोग हैं इस एनजीओ में? अभी 140 के आसपास है इस एनजीओ में लोग। तो काफ़ी आपका जो ये सफ़र है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत होती हैं, हर स्तर पर आपको कुछ बाधाएं मिलती है। तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको इस क्षेत्र में देखने को मिली? पहला तो है जो वर्क लाइफ बैलेंस है, लाइक ऑफिस 9 घंटे वाला, और इसको बैलेंस करना। दूसरा जो चैलेंजेस है कि मेरे एनजीओ में बहुत यूथ है। अच्छा। तो जो हार्मोनल बैलेंस होता है ना, कभी कोई गुस्सा हो गया, कभी ये, उनको 140 हेट्रोजेनस लोगों को बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। प्लस में तीसरा कि अब जब लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं तो बस बहुत सारे लोग होते हैं डीमोटिवेट करने के लिए कुछ बोलेंगे, या आपका पीछे से कुछ सब काम खराब करने के लिए।
तो ये सारे चैलेंजेस है, बट मैंने फिर बोला ना, मैं किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं रखता हूँ। कल मेरा इवेंट है, मैं बस कल के बारे में सोचूंगा, कौन क्या कर रहा है, बीच में आके किसी ने कुछ करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल, अपना जो उद्देश्य है उस बस, पर बस, ध्यान रखना बस। है। ये तो हो गई कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्या आपकी जी। चुनौतियाँ हुई। जब आप फील्ड पर गए, ठीक है, उस वक्त आपको किस तरीके की कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है? फील्ड पे मैम बहुत ज़्यादा हो। एक इवेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना। हमारा एक इवेंट था स्ट्रीट इंटर्नशाला। इंटर्नशिप मेनली करते कॉलेजेस के बच्चे, ग्रेजुएट्स, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने अपने फील्ड पे। तो स्ट्रीट इंटर्नशाला हमारा एक दिन का इवेंट था, जहाँ पे मैंने अपने टीम मेंबर्स को बोला कि किसी भी गरीब स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके अंडर में आप काम करोगे एक दिन तक पूरा। 1 रुपया सैलरी थी हमारी, एक दिन पूरा। वो झाड़ू लगाने बोलेंगे तो आप झाड़ू लगाओगे, वो बर्तन धोने बोलेंगे तो आप बर्तन धोगे। इसके पीछे का मोटिव जो मेरा था कि आजकल इंडिया का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस वजह से नहीं है कि मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे इसीलिए लगता है कि लोग स्किल्ड नहीं है। प्लस में अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि यार मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो एक वो दूरी जो है ना समाज में, दो लोगों के बीच में, ये काम छोटा ये बड़ा, ये करने के लिए एक दिन का वो। तो जब हमने काम किया, ऐसे तो देख के पता नहीं चलता है, रोड में इतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स है, कभी कुछ बेचते रहता है, कोई कुछ बेचते रहता है। अभी मोराबादी के बारे में भी आपको पता होगा, राइट। तो जब उनके साथ काम किया तब समझ में आया, जैसे कि कोई कस्टमर आ रहा है, वो गुस्सा हो गया, किसी ने पानी फेंक दिया, किसी ने पैसे के लिए चिल्लाने लगे, ये सब। अपार्ट फ्रॉम दैट बीच में किसी बच्चे का फ़ोन आ गया उनके कि मेरे को ये चाहिए। तो ये सारी चीज़ समझ में आया कि कैसे वो लोग फेस करते हैं। वही बात है कि जब तक आप खुद उनकी नज़र से उनकी जर्नी को देखोगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जब आप स्टार्टअप्स जो आप उनको भी प्रमोट करते हैं, उनके भी सशक्तिकरण का काम करते हैं, तो उनको किस तरीके से मदद दी जा रही है? उनको मदद इस तरीके से दी जा रही है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का पहला, ठीक है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई शैम्पू बना रहा है, साबुन बना रहा है, यहाँ पे रांची बेस, जो आपको पता नहीं होगा, एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। तो हम लोगों तक जो लोकल प्रोडक्ट है वो लेके जाते हैं कि आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, उसके कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट खरीदने के पहले। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम करते हैं, उनका स्टार्टअप स्टोरीज कवर करते हैं। एक बहुत बड़े इवेंट के साथ हम कल और परसों कार्निवल में आने वाले हैं, जिसका नाम है स्टार्टअप मेला। अच्छा। तो बहुत सारे बिग ब्रांड्स ने इसके साथ एसोसिएट किया, हीरो हो गया, KTM, होंडा, बजाज एंड सो मैनी बिग कंपनीज। तो मेरा एक ही मोटो था कि उनको ब्रांड करना ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो 2 दिन का ये इवेंट है, वहाँ पे जितने छोटे बिजनेस है रांची के, झारखंड के, सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग अपना स्टॉल लगा रहे हैं। लोग आएंगे, उनको विजिट करेंगे, उनका परमानेंट क्लाइंट बनेगा। सीधा सीधा मेरा सिंपल मोटो इस इवेंट से यही था कि हीरो है या होंडा है या बजाज है, ये सारे बहुत बड़ी कंपनीज है, ठीक। एक हीरो यहाँ खड़ा है और रांची का एक छोटा सा बिजनेसमैन यहाँ खड़ा है सेम प्लेटफॉर्म पे। तो दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग आई फील। तो इसी मोटो के साथ 2 दिन, कल और परसों कार्निवल में एक इवेंट होने वाला। लेट्स सी हाउ इट विल। बिल्कुल, मतलब हर आप भले ही कहाँ से भी आए हो, कितनी भी आपकी रीच हो, हर किसी को आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हो। बहुत ही सराहनीय काम है ये। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो आप काम कर रही हो, साथ ही साथ आप जो उनके बच्चे हैं उनके एजुकेशन पे भी आप ध्यान देते हो, उस बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे एक मिशन है हमारा, मिशन पाठशाला, जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है रांची के, वहाँ से जाते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं और उनके बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। रोज उनकी क्लासेस चलती है ऑनलाइन, इसीलिए दे रहे हैं मैम क्योंकि आजकल सर्टेनिटी नहीं है लाइफ में। मतलब आज कोई यहाँ है, कल स्कूल छोड़ के कॉलेज कहीं बाहर चला गया, फिर परसों आया, इसीलिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आजकल तो स्मार्टफोन होते ही है सभी के पास, तो ऑनलाइन रोज उनके क्लासेस चल रहे हैं। रोज वो लोग को हमारी टीम मेंबर्स जो है वो पढ़ाते हैं रोज रेगुलर बेसिस पे पाठशाला मिशन के अंडर। आपका जो ये इनिशिएटिव है स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर करने का, उसमें एक बहुत प्यारी सी कहानी थी जो मैंने सुनी थी, दिया वाली जी। हम चाहेंगे कि थोड़ा आप दर्शकों को भी वो कहानी बताएं। जो हम लोग एक्चुअली एक दिन के लिए विलेज ट्रिप पे गए थे जी। वहाँ के जो लोकल क्राफ्टमैन है उनको प्रमोट के लिए, उनके प्रोडक्ट को शहर में लाके बिकवाने के लिए, और जो फार्मिंग होती है, ये सारे लोग जो शहर के बच्चे उनको एक्सपीरियंस करवाने के लिए एक दिन के विलेज ट्रिप पे गए थे। तो वहाँ पे एक बूढ़े बुजुर्ग कपल थे जो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, दोनों के दोनों। तो दिवाली, वो लोग पॉटरी करते थे, तो उनको ऐसा दिवाली आने वाला था, तो उनके पास ना मैन पावर था, ना ही कोई रिसोर्स था, ना ही कुछ था। तो हमने बोला कि आप दिया बनवाइए। तो उन्होंने बोला कितने दिए बनवाए? तो मैंने बोला आप जितना दिया बनवाइए, बिकवाना हमारा काम है, आप बना के रखिए, ठीक है। तो उनको हमने 10,000 दिए का ऑर्डर दिया। फिर एक दिन पहले हम गए वहाँ पे, उनको लग रहा था कि कोई भी झूठ बोल के चला जाएगा, ऐसा कौन करता है। फिर हम एक दिन पहले गए,
तो बोले कि उन्होंने शायद 6 से 7 हज़ार दिया बनाया। उन्होंने बोला कि बस इससे ज़्यादा हम नहीं बना पाएंगे। फिर उनको पैक करके यहाँ पे लाके घर डोर टू डोर डिलीवरी की। फिर जो भी उससे अर्निंग हुई वो उनको जाके हमने दे दिया बिल्कुल दिवाली के टाइम। ये यही एक इनिशिएटिव होती है कि आप किस तरीके से लोगों की मदद करें। अच्छा, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो इस बारे में भी मैंने ध्यान दिया है कि लोगों में, जैसा आपने कहा कि शैम्पू बना रहे हैं या सोप्स बना रहे हैं और लोकली बना रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। नहीं पता। ये क्या एक सबसे बड़ी रीज़न है कि आपके खुद के शहर में, ठीक है, लोग इतने फाइन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लेकिन आपके बीच में वो अवेयरनेस नहीं है? अवेयरनेस नहीं है बिकॉज कोई भी बिजनेस एकदम छोटे से शुरू होता है, ठीक है। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम जो टीवी पे देखते हैं हमें उनके बारे में पता होता है। बड़ी कंपनीज के पास पैसा है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। छोटे कंपनीज को शायद आगे आने के लिए बहुत सारी कंपनीज सपोर्ट करती है, जैसे टाटा एंड ऑल। बहुत सारी कंपनीज नहीं आने देती एक लेवल के बाद, बिकॉज उनका फिर क्या होगा। ये रीज़न है कि एडवर्टाइजमेंट उनका ढंग से नहीं हो पाता, लोगों में अवेयरनेस नहीं हो पाती। जैसे कि हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि आप आइए, यहाँ पे सारे लोकल जितने भी स्टार्टअप्स है, यहाँ पे उनके स्टॉल्स लगेंगे, आप आइए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनका प्रोडक्ट ट्राई कीजिए और उनको रेगुलर क्लाइंट बनाइए रादर देन प्रमोटिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट। सो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, एक सही से मार्केटिंग नहीं मिल पा रही, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी है, बहुत सारे कोई गरीब भी है, तो उनके पास इतना प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो अपना डिजिटली खुद को प्रमोट करे, लोगों तक पहुंचाए खुद के प्रोडक्ट को। यही एक बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से। इसके साथ ही आप पेंसिल बीट्स के भी फाउंडर हैं। हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पेंसिल बीट्स ऐसा था कि जब मैंने यहाँ पे घूमना शुरू किया तो मुझे यहाँ पे दिखा कि जो यूथ है, मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़े से ज़्यादा प्रोडक्टिव वो हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ही जैसे 3-4 चीज़ें साथ में कर रहा हूँ, तो थोड़े से प्रोडक्टिव हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, 3-4 चीज़ें, खुद को ग्रूम करने में ध्यान दीजिए। तो बहुत जगह मैं विजिट करता हूँ, किसी होटल में गया, किसी रेस्टोरेंट में गया, तो वो मुझे बोलते हैं कि शुभम, अगर किसी को इंटर्नशिप करना या जॉब चाहिए तो मुझे बताना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला, तो मुझे लगा कि यार लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो बोलते हैं किसी को जॉब चाहिए तो बताना। तो ये दोनों के बीच में एक नेटवर्किंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। प्लस में ट्यूटर्स प्रोवाइड कराने की, ऑनलाइन ऑफलाइन। बेसिकली ट्यूटर्स वही होंगे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जैसे हॉस्टल यहाँ पे रांची में कोई गिरिडीह बोकारो के लोग आए, यहाँ पे पढ़ाई शुरू की, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको ही हायर करके मैं रखूँगा ताकि उनका एक पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और सैलरी भी उनके पास आए और वो अच्छा पढ़ा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगे, जो एक्सपीरियंस है कम पैसों में वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस जैसा कि आपने कहा कि उनको भी आगे थोड़ा सा ब्रॉड स्टेज ये आगे आकर हाँ मौका मिलेगा कि कुछ और करने का। इसके साथ ही जैसा कि जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो हमारा जो देश है उसमें हर फेस्टिवल को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अपनी घर को हम बहुत सजाते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपके जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें आप सारे फेस्टिवल्स मनाते तो हैं, लेकिन जो बच्चे हैं गाँव के उनके साथ मनाते हैं या फिर ओल्ड एज होम्स में जाकर, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। फेस्टिवल मतलब जिस हिसाब से नॉर्मल लोग मनाते हैं वैसे ही हम मनाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए हम कुछ अलग से कर रहे हैं, उनको अपने फेस्टिवल में शामिल करके एक जैसा ही होता है। अगर वो डांस कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ में डांस करेंगे, एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। ये नहीं कि मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है। एक जैसे दिवाली का भी हमने किया था एक रामलीला करके इवेंट, तो एक रेस्टोरेंट में गए थे, कुछ स्लम्स के बच्चे थे जो शायद ही कभी रेस्टोरेंट गए हो या फिर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हो किसी भी वजह से, तो उनके साथ हम रेस्टोरेंट गए थे और उनके लिए कुछ प्रोग्राम थे, वो उन्होंने डांस किया, हमने गाना गाया, साथ में फिर खाना खाया। तो हम सारे फेस्टिवल्स ऐसे ही मनाते हैं। इसके साथ अवेयरनेस कैंपेन्स भी आपके चल रहे हैं रेगुलरली। मैं देख रही थी रेप पे भी आपने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं, फिर रिलीजन यूनिटी करके आपके अवेयरनेस कैंपेन्स थी, उसके बारे में भी कुछ अलग अलग जिस स्तर पे आपके अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन मतलब थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। मिशन मर्यादा करके एक अवेयरनेस कैंपेन में लेके आया था। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये मिशन मर्यादा है क्या। मान लीजिए आप यहाँ से घर जा रहे हैं, रात के 9 बजे आपकी स्कूटी पंचर हो गई कहीं पे भी, मतलब सुनसान सी जगह में कहीं पे भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। वहाँ के जो हमारे मिशन मर्यादा के नीयरेस्ट वॉलंटियर रहेंगे ऑथेंटिकेटेड, उनको हम आपके पास हेल्प के लिए भेजेंगे तुरंत। अच्छा, ये काम है। शायद पुलिस कभी कभी पीछे छूट जाए तो इसकी वजह से। बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है ये आपका। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो भी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको भी कुछ स्टेप लेना है, कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास, लेकिन वो थोड़ा रुक जाते हैं या फिर उनको थोड़ा मन में हिचक होता है। उनके लिए आप क्या, क्योंकि आपने खुद इतने बड़े लेवल पे ये जो आज काम किया है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जितने भी बड़े लोग हैं या बड़ा काम जिन्होंने भी किया है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी किया है। सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने एक लाइन तो पॉइंट से शुरू होती है ना, तो कहीं ना कहीं से उनको शुरू करना पड़ेगा। बीच में जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके बाद ही इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 5 साल का प्लान बना के बैठ गए कि ऐसा 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 स्मूथली चीज़ें चलेंगी। आप शुरू कर दो एक इंटेंशन के साथ, मैंने बोला अभी कंसिस्टेंसी के साथ, बीच में रुकिएगा मत। मुझे नहीं लगता कोई भी चैलेंजेस आपको रोक सकते किसी भी। जब आप ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो आपके आसपास वाले लोगों का क्या रिस्पांस था? आपके घर के जो लोग थे उन्होंने मैं किस तरीके आसपास से के लोगों की कभी नहीं सुनता, मुझे बस अपने मम्मी पापा से मतलब है। बिल्कुल। और दे आर वेरी सपोर्टिव, वो मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं टोकते हैं या रोकते हैं। और मुझे आसपास के लोगों से कोई भी मतलब नहीं, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं। बिल्कुल। अभी 2 साल से ज़्यादा वक्त से आप इसमें काम कर रहे हैं। जब आपने शुरुआत की और अब जब एक बार आप मुड़कर देखो तो क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिलता है? किस होता है ना जब आप देखते हो कि यार हमने कुछ कर दिया है, वो क्या कैसा कुछ अनुभव किया आपने? बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं। थोड़ा सा ब्लेस फील करता हूँ कि लोग इसको अच्छा मानते हैं, काम आगे जा रहा है, लोग लोकल प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर रहे हैं। और कल परसों का जो इवेंट है हमारा, उसके लिए मतलब क्या पूरी टीम, मतलब में 30 से 40 लोग 2 से ढाई महीने से रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं मैम, ताकि स्टार्टअप्स के लिए हम जितना ज़्यादा कुछ कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मुड़ के तो एक्चुअली मैंने कभी ऐसा बैठ के रियलाइज़ नहीं किया, बिकॉज उस चीज़ का भी टाइम नहीं मिला मुझे। बट हाँ, अच्छा चल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी के साथ काम करता। और तीसरी बड़ी चीज़ है कि आज तक वोकल फॉर लोकल रांची ने किसी से भी 1 रुपये भी नहीं लिया। ये जैसा कि अभी आपने कहा कि इस कार्यक्रम पे 1-2 महीने से आप लोग सारे जुड़े हुए हों, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको भी इस अभियान के बारे में विस्तार से समझाएं। तो स्टार्टअप मेला एक बेसिकली ये झारखंड का लार्जेस्ट स्टार्टअप गैदरिंग है, जो कि 2 दिन के लिए है, 12 और 13 को द कार्निवल, जो DPS रांची के ऑपोजिट है। तो जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, सब एक जगह पे आके अपना स्टॉल्स लगा रहे हैं। 2 दिन के लिए लोग उनको विजिट करेंगे और उनका स्टॉल्स देखेंगे, उनके प्रोडक्ट देखेंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें वेदिका कैपिटल एक इन्वेस्टर है जो वहाँ पे बैठे रहेंगे। और जितने भी स्टार्टअप्स है वो जाके अपना PPT उनको दिखाएंगे। अगर उनको उनका स्टार्टअप पसंद आया तो उनको 10 लाख तक का फंडिंग देंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, शार्क टैंक है ये छोटा सा रांची का बेसिकली। एक आप जब हम उस दिए की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जब हम पहली बार उनको बोल के गए थे तो शायद उनको विश्वास भी नहीं हुआ होगा। तो ऐसा क्या फील्ड में होता है? क्योंकि जब आप पहली बार किसी के पास जा रहे हो तो ट्रस्ट इश्यूज तो नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो पहली बार में ऐसे स्ट्रीट जो वेंडर्स हो गए हैं उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा था? बहुत का पॉजिटिव रहता है, बहुत का नेगेटिव रहता है। भरोसा दिलाना पड़ता है एक्चुअल में, उनके साथ काम कीजिएगा जब तक। बहुत को ऐसा ही लगता है कि यार क्यों कोई मेरी हेल्प करने आएगा। हो सकता है कुछ इनका इंटेंशन हो, कुछ इनका फ़ायदा हो। तो बहुत सारे लोग बोलते नहीं हमारा जैसा चलना है चलने दीजिए, आप मत आइए। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो उनके साथ काम करने से एक प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज हम अगर उनके पास नॉर्मली जा रहे हैं तो कि हमको आपसे काम चाहिए या कुछ चाहिए, तो उनका एक टाइम पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं आया। धीरे धीरे भरोसा जीतना पड़ता है, उनके साथ काम करना पड़ता है, वो डाउन टू अर्थ नेचर उनको शो करना पड़ता है, दैट वी ऑल आर इक्वल। सो दैट्स द थिंग, ऐसे ही होता है। आपके जो इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम है उसको जब मैंने थोड़ी करीब से देखा तो मैंने ये भी एक चीज़ रियलाइज़ किया कि एजुकेशन तो है, उसके साथ साथ आप क्वालिटी एजुकेशन पे आपका ज़्यादा फोकस है कि जो हम दे रहे हैं वो उस लेवल का हो, स्किल लेवल का हो। आपके प्रोग्राम से आप बच्चों को साइंस सिटी भी लेके जाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा बड़े स्तर पे वो चीज़ों को समझ सकें। ये किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ आपको लग रहा है कि बच्चों को मदद मिल रही है इससे? सिंपल सी चीज़ है, जो मैंने लाइफ में पढ़ाई की है, जो मेरा करिकुलम एकेडमिक्स रहा है, उसमें मुझे लगा है कि मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स आज तक पढ़े हैं, मैं अभी जो कर रहा हूँ कोई रिलेशन नहीं है दोनों का। मैंने जो 9th में मैथ्स पढ़ा है, मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ, 8th में कुछ और पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि एक ही चीज़ जिस पे आपका इंटरेस्ट है वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। एकेडमिक्स जो है हमारी कंट्री का, मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि लोगों को ज़बरदस्ती 5 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट पढ़ाओ, एग्ज़ाम के लिए फोर्स करो। और क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस वजह से। तो इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा के, एक्सपेरिमेंट्स दिखा के। साइंस में कैसे इंटरेस्ट दिखाएंगे, सामने से अगर आप वॉल्केनो के बारे में उनको बता रहे हैं वर्बली तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो सो जाएंगे। बट अगर आप कोई वीडियो दिखाओ या सामने से ले जाके दिखाओ तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा जगेगा। इससे यही मेरा मानना है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं इन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो
हर लेवल पे अभी अगर हम अपने राज्य में भी देखेंगे तो कुछ भी अगर हम इनिशिएटिव शुरुआत करते हैं तो जो थोड़ी सी जो अगर रुकावट हो वो हमेशा अवेयरनेस बनकर आती है कि लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन लोगों तक वो मदद पहुंच नहीं पा रही है। जैसे कि आपने कहा कि जो स्टार्टअप्स के आइडियाज़ लेके आते हैं हम उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो जो लोग अभी देख रहे हैं और उनके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ होंगे तो आप उनको कैसे वोकल फॉर लोकल के बारे में समझाना चाहेंगे, वो किस तरीके से मदद ले सकते हैं? वोकल फॉर लोकल रांची सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक में जाइए, ट्विटर पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए और हमारा नाम सर्च कीजिए। वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए बस, जो भी आपको नीड, जो भी आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच आउट टू यू एंड ट्राई टू हेल्प यू। उसके साथ ही जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि अवेयरनेस की ही चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, उनकी जो फैमिली है, कई बार जब आप उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए परस्यू करते हो तो उनके साथ एक ये चीज़ हो जाती है कि वो चाहते भी नहीं है कि हम जो बच्चे हैं हमारे, क्यों ही उनको किसी के ये एजुकेशन दिलाना है उनका, क्योंकि जब आप स्मॉल बिजनेसेस में रहते हो तो हमारी एक मेंटालिटी होती है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस है, तो हमारा बच्चा भी उसको ज्वाइन कर लेगा। तो जब आप एजुकेशन के लिए उनको ये मौका देने के लिए गए थे तो पेरेंट्स का क्या कुछ रिएक्शन रहा था? अब तो लोग मतलब ये थोड़ा सा स्टीरियोटाइप है कि जो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स है वो चाहते नहीं कि बच्चे पढ़े। हर एक माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा ही चाहता है और हर एक माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, जो वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ अच्छा करे लाइफ में। मैंने जब स्ट्रीट वेंडर्स को विजिट किया, कोई खराबी नहीं है कि अगर उनके पापा समोसा तल रहे तो वो समोसा तले, बट साथ साथ अगर वो पढ़ाई करेगा तो शायद अपना बिजनेस को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकता है। अभी के वक्त अगर, जैसा कि आप तो इतने बड़े स्तर पर काम कर ही रहे हो, लेकिन अगर भविष्य में कुछ ऐसा कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है या कुछ और नई अभियान लेकर आना है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ प्लान चल रहा है? मेरा प्लान बस मैम यही है कि जितने भी हमारे कंट्री के लोग हैं, अगर उनको आगे बढ़ना है, कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है, तो लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा। आप यहाँ के प्रोडक्ट्स बाहर डिलीवर करना शुरू करो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये जो ब्रांडिंग बाहर के कंपनीज ने यहाँ पे की हुई है ना, तो एक मान लीजिए बाटा है या रीबॉक है, तो वो ब्रांडिंग लोगों का जो परसेप्शन है ना देखने का, उसकी वजह से लोग मतलब कि अगर मैंने कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स पहने हैं तो दे विल बी लाइक यू नो, लोग उनको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट को दूसरे। यही चीज़ अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लोगों का परसेप्शन बदले, दैट दे शुड गो लोकल, ताकि ज़्यादा जॉब क्रिएट हो और कंट्री ज़्यादा डेवलप हो। आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे वोकल फॉर लोकल के बारे में? सबसे पहला मैसेज तो यही देना चाहूँगा मैं कि अगर आप काबिल है किसी की मदद करने के लिए, तो प्लीज़ जिस भी लेवल पे काबिल है, अगर आपको रोड में कोई इंसान दिख रहा है, अगर आपके पास 10 रुपये है तो 2 रुपये निकाल के उनके लिए दे दीजिए खाने के लिए, और उनको आइडियाज़ दीजिए कि कल को आप कैसे खुद से ले जाके ये खा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया फिर उनकी आदत लग जाए। दूसरा ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि लोकल प्रोडक्ट और इंटरनेशनल प्रोडक्ट में एक चूज़ करने का, तो आप प्लीज़ गो फॉर लोकल। और तीसरा है कि खुश रहिए। तो ये जो एक आपने एक बात कही कि लोगों में जो ऑप्शन रहता है, ये अगर हम लोगों की मानसिकता भी समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जब ऑप्शंस रहते भी हैं ना, तो हम थोड़ा सा इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह है? हम उनकी ब्रांडिंग मैम उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को पोर्ट्रे किया यहाँ लाके, उन बेसिकली ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑल अबाउट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। जिस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को दिखा पाओ, अब कल भी स्टॉल्स लगा रहे हैं, जो अच्छे से स्टॉल लगा पाएंगे, अपना प्रोडक्ट क्रिएटिव दिखा पाएंगे लोगों को, उनके परमानेंट क्लाइंट बनेंगे। जो सिंपली स्टॉल लगाएंगे, डजंट मैटर कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, बट उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे बिकॉज कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनको लगेगा कि यार वर्थ इट नहीं है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल उभर कर आता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो ब्रांडिंग हो गई या फिर मार्केटिंग हो गई, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है। और स्ट्रीट वेंडर्स या फिर स्मॉल बिजनेसेस जो हो गए ना, उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि वो उतना प्रेजेंट नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। तो क्या आप उसके लिए भी मदद कर रहे हैं उनको एक सोशल मीडिया में स्पेस देने के लिए? अभी क्या है कि एक इनिशिएटिव मैं आपको बताऊँ, मोराबादी में जितने स्ट्रीट वेंडर्स है, बहुत दिन से उनका बिजनेस बंद है क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हटा दिए गए। तो उनके लिए वी आर कमिंग अप विद एन इनिशिएटिव, पहल, जहाँ पे जितने भी मोराबादी के स्ट्रीट वेंडर्स है उनका डेटा हमारे पास है ऑलरेडी। तो उनके लिए हम क्या करें, एक नेटवर्क बना रहे हैं, जोमेटो, लोकल जोमेटो समझ लीजिए, जहाँ कि उनके घर से एक मेन्यू क्रिएट करके हम अपने पेज पे डालेंगे और लोगों के पास ऑप्शन होगा। मान लीजिए कि आपका एक स्ट्रीट वेंडर था और आपका बंद है अभी वो, बट आप घर से तो बना सकते हो ना, तो घर से आपका सामान उठा के लोगों तक पहुँचाने का
तो ये प्लेटफॉर्म उनको क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि उनका बिजनेस इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता रहे। जी जी। एक आपने कहा कि मार्केटिंग की बात कर ली कि स्टार्टअप्स जो हैं आप उनको प्रमोट करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे ब्रांडिंग होगी, इसके लिए भी उनको थोड़ी वर्कशॉप्स की ज़रूरत होती है, आप उनको जिसमें आप उसको समझा सको कि किस तरीके से ब्रांडिंग करनी है या फिर किस तरीके से प्रमोट करना है। तो क्या आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन्हें? अभी तक तो नहीं, बट फ्यूचर में विल गेट इन टच जो बहुत छोटे से ऊपर लेवल पे गए, जैसे MBA चाय वाला, ये यहाँ पे भी एक चाय सुट्टा बार है, वो UPSC की तैयारी करते करते बहुत ऊपर तक गए। जितने भी ऐसे लोग हैं यूथ जिन्होंने एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया, उनको अप्रोच करके हम उनका वर्कशॉप करवाने की कोशिश करेंगे, जितने भी स्टार्टअप्स हैं लोकली यहाँ पे। एक बहुत ही प्यारा सा आपका इनिशिएटिव मुझे याद आ रहा है, आपने एक बच्चों के लिए किया था, मेला आपने उनके लिए लगवाया था, बाल मेला। उसके बारे में ज़रा थोड़ा हमारे दर्शकों को। बाल मेला मैम, हमने स्लम में जाके एक बाल मेला ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे वहीं पे हमने लकड़ी का खाना बनाया था, और जितने भी यहाँ बैंड्स है जो गाना गाते हैं, सिंगर्स है, उनके लिए मतलब वहीं पे लकड़ी में खाना बनाया, उनके साथ खाना खाया, उनके लिए कुछ परफॉर्मेंसेस थे, उनके लिए गिफ्ट्स थे, उनके साथ फैशन शो करवाया, उनको फैशन शो करवाया। तो एक दिन का एक्टिविटी था वहाँ पे बाल मेला, स्लम में ही। अच्छा जी। तो क्या आप ऐसे रेगुलर करते रहते हैं जो स्लम्स एरिया में इस तरह के प्रोग्राम? जी। शुभम, आप हमारे कार्यक्रम पे आए, आपने जो भी हमसे जानकारी शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही सराहनीय है, हर लेवल पे आप जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।